तो बीजेपी के सांसद सुभाष बराला ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल विधानसभा में प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा और सीएम के जवाब पर कांग्रेस विधायकों के वॉकआउट और कांग्रेस के नेता विपक्ष ने नहीं चुने जाने समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुनिए। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और हालांकि आज कार्यवाही का आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की जो कार्यवाही थी उसको देखने के लिए दर्शक दीर्घा में विधानसभा की जो स्पीकर गैलरी है उसमें हरियाणा के जो राज्यसभा से सांसद है सुभाष बराला, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो पहुंचे थे और मॉनसून सत्र को वो कैसे देखते हैं, खासतौर पर जो तीसरे दिन की कार्रवाई थी उसको वो कैसे देखते हैं। सर, तीसरे दिन की जो कार्रवाई, जब आप स्पीकर गैलरी में मौजूद थे तब जो कार्रवाई में देखने को मिला कि कानून व्यवस्था के ऊपर एक अर्जेंटमेंट मोशन पे चर्चा हो रही थी, विपक्ष ने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और ये कहा कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से जो है वो मुख्यमंत्री को अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये आरोप सदन के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं। सर देखिए, कल सदन में जो लोग थे वो तो देख ही रहे थे, सदन के बाहर भी सब लोगों की निगाहें थी कि कांग्रेस पार्टी इतना हल्ला गुल्ला कर रही थी अपना स्थगन प्रस्ताव लेकर के आने के लिए, काम रोको प्रस्ताव लेकर के आने के लिए और उस पर चर्चा के लिए। जब समय दिया गया तो उस समय आपको जवाब सुन करके जाना चाहिए ना। और मैं देख रहा था, मैं खुद भी काफ़ी देर तक सदन के अंदर मौजूद रहा और बाद में भी मैंने टेलीविज़न के ऊपर विधानसभा से ही सारी कार्रवाई को देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी बात जो उन्होंने कही और जो सत्ता पक्ष के हमारे नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रीगणों ने और बाद में मुख्यमंत्री जी ने जो उसका जवाब दिया, वो जो तुलनात्मक आंकड़े थे, देखिए तुलनात्मक आंकड़े तो रखे ही जाएंगे। पूर्व में किस प्रकार की स्थिति थी, वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है, कितना उसके अंदर सुधार हुआ और भविष्य के अंदर कानून व्यवस्था और अच्छी किस प्रकार से हो, ये बातें तो सारी रखी जाएंगी सदन के अंदर। जब बातें रखी जा रही थी तो मुझे लगता है, देखिए, विपक्ष को सदन के अंदर मौजूद रहना चाहिए था। हाँ, मैंने एक बात का भी ध्यान किया, कहीं कोई छोटी सी ऐसी बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने स्पीकर साहब से आग्रह भी किया था इस बात को एक्सपेंस कर दिया जाए, यानी कि सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। देखिए, कहीं कोई छोटे मोटे शब्द कोई दाएं बाएं हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन विपक्ष के अंदर सच्चाई का सामना करने का मादा नहीं है। वो ना आज तक अपना विपक्ष का नेता चुन पाई है और दिशाहीन मैं समझता हूं कि विपक्ष इस पूरे सदन के अंदर दिखाई दिया है, पूरे सेशन में दिखाई दिया है। ये लगातार जो 3 दिन की कार्रवाई हुई है, आज अंतिम दिन है, इस बीच जो एक और मुद्दा जो है वो सामने आया कि जो बीपीएल जो राशन कार्ड हैं उनके काटे जाने को लेकर चर्चा जब सदन में हुई तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब चुनाव थे तो आपने 9-10 लाख राशन कार्ड बना दिए, अब जब चुनाव हो गए तो आप उन राशन कार्ड को काट रहे हैं। इस तरीके का आरोप विपक्ष ने लगाया और साथ ही साथ हालांकि आपने जिक्र किया है कि नेता विपक्ष नहीं है, क्या आपको लगता है कि नेता विपक्ष नहीं होने के चलते विपक्ष को एक लीडरशिप नहीं मिल रही है, जिसके चलते जो वो जो एक सदन में माहौल होना चाहिए वो नहीं बना पा रहा विपक्ष? देखिए, निश्चित रूप से सदन का नेता होना चाहिए। देखिए, आपको 10 दिन 20 दिन एक सेशन चला जाता है, दूसरा सेशन चला जाता है, अब 1 साल लगभग होने को है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप मुख्य विपक्षी दल हैं तो अपना नेता चुन करके जाइए ना। अगर नेता विपक्ष का होता है तो एक मुश्त एक विपक्ष की आवाज़ बनता है, लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी की लीडरशिप में काम कर रही है, विपक्षी दल किसी लीडरशिप के अंदर काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में शायद इच्छा शक्ति नहीं है, वो दिशा भटकी हुई दिखाई दे रही। चाहे वो सामान्य चर्चाएं वो लोग करते हैं, जैसे कल चर्चा से भाग गए वो लोग सारे के सारे, कानून व्यवस्था पर आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते आप लोग, तो दिशाहीनता की स्थिति को दिखाता है। और जहाँ तक बात है बीपीएल के विषय की बात है, देखिए, इन पिछले लगभग 11 सालों में पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में, और जो हमारी सरकार हरियाणा की चल रही है वो केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर पूरे देश के अंदर गरीब लोगों की भलाई के लिए इतने कल्याण के काम किए जा रहे हैं। देखिए, गरीब लोगों को
5-5 किलो अनाज पिछले काफ़ी लंबे समय से उनको फ्री में दिया जा रहा है। गरीब लोगों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर दिए जा रहे हैं। घर भी देने के बाद उसको अगर घर यानी कि पक्की उसको छत मिल गई तो उसको सोलर सिस्टम लगाकर उसका बिजली का बिल जीरो हो जाए, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं। उसको अगर कहीं कोई बीमारी परिवार के अंदर आ जाए तो आयुष्मान चिरायु योजना के तहत 5 लाख तक का उसका इलाज फ्री में किया जाता है। तो ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो गरीब लोगों की मदद कर रही हैं। और सरकार ने जो रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र के अंदर गरीब लोगों को प्रदान किए हैं या फिर सरकारी नौकरियां देने का काम जो किया है मेरिट के आधार पर, उसके कारण से गरीब परिवार मजबूत हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार हुआ है। और जब आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार होगा तो वो बीपीएल से तो बाहर आएगा ही आएगा। मुझे लगता है हुड्डा साहब को इस बात से तो खुशी होनी चाहिए कि इतने गरीब लोगों का भला नायब सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूर्व की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कर रही है। खुश होना चाहिए विपक्ष को। तो ये इसके अलावा सर एक सवाल है, जो बीजेपी के विधायक हैं दादा रामकुमार गौतम, उन्होंने कल सदन में एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लड़का और लड़की घर से चले जाते हैं और माँ बाप की कंसर्न तक नहीं ली जाती, वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ऐसे मामलों पर एक सख्त कानून की ज़रूरत है। आपको लगता है सर कि इस तरीके के मामलों के मद्देनज़र कोई सख्त कानून बनना चाहिए? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पे एक व्यापक बहस की इस विषय के ऊपर ज़रूरत है। आज समाज को जागृत होने की ज़रूरत है। बहन बेटी किसी की भी हो सकती है, सबका मान सम्मान जरूरी है। युवाओं की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, एक तरफ जब इसका ध्यान हम लोग रखते हैं तो इसका भी ध्यान बड़ा ज़रूरी है कि समाज का माहौल किसी भी रूप में बिगड़े ना। समाज की हमारी परंपराएं हैं, वो हमारी परंपरा कायम रहे और हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम उसके आधार पे अपने निजी जीवन को भी और समाज जीवन को भी अगर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप में उसमें सबका ही भला है। हम लोग तो सर्वे बंतु सुखने की कल्पना करना चाहते हैं, लेकिन कई बार दिखता है कि हम केवल व्यक्तिगत हितों के अंदर रह करके और समाज के हित को कई बार हम अनदेखा कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के विषय, ये कोई छोटा विषय नहीं है। एक लाइन में कोई भी अपनी बात कहे ऐसा उचित नहीं है। व्यापक बहस का विषय है। इसमें समाज भी अपनी जिम्मेवारी समझे और युवाओं को भी समाज के प्रति जो जिम्मेवारी बनती है, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी बनती है, उसका एहसास होना चाहिए। अब अंतिम सवाल है, जो ये राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सांसद खेल महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, ये आयोजन कब से शुरू होगा सर, और इसमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा और किस तरीके का ये आयोजन होने जा रहा है सर? देखिए, अभी 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर पूरे देश के अंदर एक तरफ जहां मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर थे उनको याद किया जाएगा, उनकी याद में अलग अलग स्थानों के ऊपर खेल प्रतियोगिताएं और खास करके हॉकी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस का 3 दिन तक चलने वाला है। 29 तारीख को ये आयोजन होगा और इसी दिन से जो सांसद खेल महोत्सव है उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। 30 तारीख को युवाओं के सेमिनार होंगे अलग अलग स्थानों के ऊपर। 31 तारीख को साइकिलिंग आयोजित की जाएगी। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम का प्रारूप हुआ और फिर 29 तारीख से ही जो सांसद खेल महोत्सव रहेगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएगा। पूरे देश के अंदर एक पोर्टल के ऊपर युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा। उसमें लगभग 2 सप्ताह का समय उनको देंगे कि 29 तारीख से लेकर के और लगभग 2 सप्ताह तक वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद 21 सितंबर से और 25 दिसंबर परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस तक एक ये प्रतियोगिताएं चलेंगी और 25 तारीख को ही संभवतः इसका पूरे देश के अंदर समापन होगा। और अभी तक ऐसी योजना बन रही है, शायद वो फाइनल हो भी जाएगी कि उस दिन देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर इस प्रकार के जो आयोजनों का समापन होगा उसमें वर्चुअली अपना संदेश देंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से ग्राम स्तर से प्रतिभागिताएं जो करवा करके और जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभाएं हैं, वो निकल करके आए, ये प्रयास किया और ये बड़ा सफल रहा प्रयास। अब भी ऐसा ही किया जा रहा है। हर गांव के युवा को आमंत्रित किया जाएगा। आइए, आप पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करिए। अलग अलग प्रकार की जो प्रतियोगिता रहेंगी खेल की, चाहे वो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, अन्य इस प्रकार के जो परंपरागत खेल हैं, फिर एथलेटिक्स के हैं, दौड़ है, शॉट पुट है,
जैवलिन थ्रो है, और फिर हमारे परंपरागत खेल भी आ जाते हैं, महिलाओं की दौड़ आ जाती है, रस्साकसी आ जाती है। ऐसे बहुत सारे खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से युवाओं से अपील करता हूं कि 29 तारीख से जो पोर्टल खुलेगा वो उस पोर्टल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि निचले स्तर से जो प्रतिभाएं निकल करके आएंगी, भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगी। और हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना सर्वोच्च देने का वो काम कर रहे हैं। और हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि जितने भी पदक आते हैं उसमें से अधिकतम हरियाणा के खिलाड़ियों के आते हैं। हमारी दोनों ही सरकारें देश की भी प्रदेश की युवाओं को बड़ा प्रोत्साहित कर रही हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही हैं, उनको इनाम राशि भी दे रही हैं। पूर्व में तैयारी के लिए भी उनको पूरा आधारभूत ढांचा जहां एक तरफ उनको उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसके लिए अन्य संसाधन भी उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस सांसद खेल महोत्सव से मैं बात बड़े उसके दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी प्रतिभाएं निकल करके पूरे देश से सामने आएंगी। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला थे, जो कह रहे हैं कि आज जो है वो ये जानकारी उन्होंने दी है कि जो सांसद खेल महोत्सव है उसके लिए 29 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 21 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये देश भर में आयोजित किए जाएंगे। साथ ही हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में जो विपक्ष की भूमिका है उसको सुभाष बराला ने दिशाहीन बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।